नमस्कार सर। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हो गई हमारी 23 जून। आज 23 जून से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा ये आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इससे पहले हम एक कोट देख लेते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। है ना? ये बहुत अच्छी कोटेशन है कि सपने ऐसे रखो कि आपको नींद ना आए उन सपनों को पूरा किए बगैर। मेहनत आज की सफलता, अगर आज मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मतलब कल सफलता मिलेगी। हार मानने वाले को कहाँ मिलता है मंजिल? जिद जिनके दिल में होती है किस्मत भी उनकी होती है। रुको मत, थको मत, झुको मत। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो ये चैनल का नाम है और आज है 23 जून, सॉरी, आज है हमारी 23 जून, ये रह गया है। आज है हमारी 23 जून, ये है 23 जून का करंट अफेयर्स। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बस ऐसे ही आप साथ बनाए रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। टुडे एजेंडा हमारा रहेगा, इंपोर्टेंट डेज देखेंगे पहले, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हम अपॉइंटमेंट देखेंगे, कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं हमारे भारत में और दुनिया में, है ना। राष्ट्रीय और राज्य देखेंगे हम, मतलब नेशनल एंड स्टेट न्यूज देखेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स देखेंगे, स्पोर्ट्स में हमारी क्या क्या, चलो उसके बाद देखेंगे सूचकांक एवं रैंकिंग, मतलब इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स देखेंगे। पर्यावरण देखेंगे, मतलब जीआई टैग देखेंगे, कितने कहाँ किसको जीआई टैग मिला है। एनवायरमेंट में क्या हम करंट अफेयर्स में क्या न्यू सिनेरियो चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय हलचल, हलचल मतलब अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न देखेंगे, है ना, आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और उसके बाद जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर भी बताऊंगा। तो स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर में। चलिए आज देखिए, सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो 23 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और ये कब से? 1884 से मनाना स्टार्ट हुआ था। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, देखो इस फोटो को हम देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से मनाया मनाया जा रहा है? मनाया जाता है 23 जून को, प्राचीन ग्रीस से वैश्विक एकता की ओर। ये प्राचीन ग्रीस से स्टार्ट हुआ था बनाना 1776। अब इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे ओलंपिक का इतिहास। तो वो दिखाई नहीं दे रहा ओलंपिक का इतिहास, पहले ये आगे हमारी डेट, उसके बाद 1993, उसके बाद 1894 ईस्वी, उसके बाद 1896 ईस्वी, आज वर्तमान में ये हम देख रहे हैं। चलो इसको हम छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये देखते हैं स्थापना। इस दिवस की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में बेरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना के उपलक्ष्य में की गई थी। प्रथम जो प्रथम बनाया गया था, पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था जून 1948 को मनाया गया था, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? 1894 में इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है, जो खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया भर में एकता, स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने का एक वैश्विक मंच है। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसमें, इसका उद्देश्य है, चाहे वो लिंग हो, किसी कोई भी चाहे वो उम्र हो, कोई सी भी उम्र हो, लिंग हो, जाति हो, धर्म के आधार पर क्या है, किए बिना इसमें हम क्या करते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। हाँ, जनमानस को खेल में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। और तेज, इसमें क्या क्या, तेज, ऊंचा, मजबूत के ओलंपिक आदर्श को फैलाना है। अब हम देखते हैं जून में कौन कौन सी इंपोर्टेंट डे हमने मनाए हैं। तो जून में देखिए, जल दिवस, इसको पढ़ता जाता हूं मैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया और इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी, महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को हमने अंतरराष्ट्रीय यौन कार्मिक दिवस और तेलंगाना दिवस मनाया। उसके बाद 3 जून को जो हम मनाते हैं, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 4 जून को हम विश्व आक्रांता दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को याद रखना है,
6 जून को विश्व जागरूकता दिवस मनाया गया। उसके बाद 7 जून को 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 14 जून को रक्त मतलब जो है ना विश्व रक्तदाता वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनेशन या डोनेट डे मनाया गया। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को हमने बनाया योग दिवस और फिर 21 जून को हमने बनाया विटामिन डी जागरूकता दिवस और 22 जून को हमने बनाया विश्व वर्षावन दिवस। मैंने बता दी थी वर्षावन के बारे में भी आपको बताया था। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अच्छा 23 जून अच्छा बता दें, ठीक है। अब देखेंगे नियुक्तियां। पहली नियुक्ति हम देखेंगे भारत में सॉलिसिटर जनरल जो बने हैं वो बने हैं तुषार मेहता जी। अब तुषार मेहता जी के बारे में थोड़ा आप फोटो देख लीजिए। फोटो ये है इनका, फोटो देखना है तुषार मेहता जी का। चलिए देखते हैं। भारत में सॉलिसिटर भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। वे अक्टूबर 2018 से इस पद पर काम कर रहे हैं और जून 2026 में इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब इनकी नियुक्ति हुई थी 10 अक्टूबर 2018। 10 अक्टूबर 2018 ये 18 ठीक है, ये है 18 10 अक्टूबर 2018। इनकी जो भूमिका थी भारत के प्रमुख विधिक प्रतिनिधि मतलब लॉ ऑफिसर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखना। वे किसके अधीन काम करते हैं तो ये है आर वेंकट रमणी के पद पर यह दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। मतलब जो आर वेंकट रमणी है उनके बाद उसके बाद जो दूसरा पद है वो यही होता है। अब देखिए अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता आएगा और सॉलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सहायता के लिए बनाए जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए सॉलिसिटर जनरल का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। तो किस में है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और देखो। भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक पद नहीं है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। वहीं अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 और राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट एजेंसी है एनआईए। तो एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक सुंदरराज पी बने हैं मतलब पी सुंदरराज पी बने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में महानिरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर जनरल आईजी के पद पर कार्यरत हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन आगे इनका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी देश मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है एनआईए। अब एनआईए के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। कानून बना था, इसका जो कानून बना था एनआईए एक्ट जो बना 2008 में बना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनआईए का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। गृह मंत्रालय इसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच करना। अब देख लो ये लोगो है, ठीक है, आप इसका लोगो भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं सेवल चट्टोपाध्याय। ये मैंने कल भी आपको बताया था। उसके बाद भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, कल हमने पढ़ा था।
भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ के कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। और FATF के उप अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल, की मैंने आपको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त देखते हैं। एक है रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ये तुर्की के राजदूत बने हैं, है ना। और दिनेश चतुर्वेदी कहाँ के बने हैं? हमने पढ़ा था, दिनेश चतुर्वेदी बने हैं बांग्लादेश के हाई कमिश्नर। ओके। राज्य के DGP ज्ञानेंद्र सिंह मलिक गुजरात के हैं, और गुजरात के बने हैं। और मुकेश सिंह मणिपुर के बने हैं। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के बने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार देखेंगे क्या क्या हमारे चल रहा है न्यूज में। सबसे पहला हम देखेंगे ब्रिक्स ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन 2026। अच्छा, ब्रिक्स का सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है 2026 का? ये 2 दिवसीय आयोजन हुआ था, कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, अब देखते हैं ब्रिक्स ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 2 दिवसीय आयोजन दिल्ली में किया गया। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। अब आप इसका नाम देखिए, सबसे पहले आप इसका नाम देखिए, BRICS। बी फॉर ब्राजील का जो होता है, V फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, S फॉर चाइना। ठीक है, पहले खाली क्या होता था? BRIC होता था बस खाली। अभी इसमें फिर बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो अब ये हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब हम MCQ देख लेते हैं इसका। अब ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 2 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया? आप बताओ, आंसर बताओ इसका। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अच्छा, कदायन व्यास रेलवे लाइन परियोजना, यह कहाँ की है? पंजाब की है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब के कादिया जिला है गुरदासपुर को ब्यास 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 जो है जिला अमृतसर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, लोगों के आवागमन को आसान बनाना, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब MCQ देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसका। क्या है कि कंदिया कांदिया ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या पश्चिम हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ से है? पंजाब से। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्या दिख रहा है आपको? पंजाब का मैप दिख रहा है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश लगता है। पंजाब से क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश लगता है। पंजाब से आपको जम्मू कश्मीर लगता हुआ दिखाई देगा। पंजाब से आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके, और हमारे ये 2 राज्य हैं। और ये हमारे कौन है? मुख्यमंत्री। इनका नाम क्या है? नाम बताओ कमेंट में। नाम है भगवंत मान जी। ठीक है, अब देखते हैं हम पंजाब के राज्यपाल कौन है? उनका पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ये गवर्नर ऑफ पंजाब की, मतलब पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। नाफेड नाफेड का ऑक्स पोर्टल नाफेक्स.in, यह जो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। ओके, देखो, ये है हमारे केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा तूर तूर दाल के उत्पादन में किसान के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए नाफेड व NSNCCF द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया गया। देखो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFT नेफेड और ई ऑक्शन पोर्टल नाफेक्स.in का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि वस्तुओं की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है। अब हम देखते हैं नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958। कब हुई? 2 अक्टूबर 1958, याद रखना इंपोर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के बेहतर बेहतर विपणन और उचित मूल्य उपलब्ध कराना। आप ये यहाँ देखिए का फोटो नाफेड, ऐसा लोगो है नाफेड का। प्रश्न
प्रश्न देखेंगे। नाफेक्स.इन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को बीमा उपलब्ध कराना है, कृषि उत्पादों को ऑनलाइन नीलामी को बढ़ावा देना है, या फिर फसल ऋण वितरण करना है, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बताओ ये क्या है? कृषि उत्पादों को ऑनलाइन नीलामी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा में किया गया। इसमें है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक कमर्शियल स्केल कोयला कोयला से एल्यूमीनियम नाइट्रेट परियोजना को की आधारशिला रखना। यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा, आयात निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस परियोजना को भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL विकसित कर रहा है, जो निम्न संस्थानों का संयुक्त उपक्रम है ना, जॉइंट है। कौन कौन है इसमें? कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। नेक्स्ट है ये नहीं है कुछ। नेक्स्ट है इसमें देखो, स्थान क्या है इसका? स्थान है इसका लखनपुर झारसुगुड़ा। इसका स्थान क्या है? लखनपुर झारसुगुड़ा, ओडिशा। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तलचर ओडिशा में, लखनपुर झारसुगुड़ा ओडिशा में, राउरकेला ओडिशा में, या फिर अंगुल उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनपुर झारसुगुड़ा ओडिशा। नेक्स्ट ये देखिए, ये है ना, और ये हमारे मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, एक अवार्ड है स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड सीमावर्ती जिलों, मतलब जो सीमावर्ती जिले है ना, जो पुंछ है, पुंछ को नई दिल्ली में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुंछ जिले को सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, प्रशासनिक नवाचार, जनसेवा और विकासात्मक पहलों में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये देखो स्कोच अवार्ड हमारा ये दिख रहा होगा आपको, स्कोच अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्कोच अवार्ड देखते हैं। स्कोच अवार्ड क्या है? स्कोच अवार्ड भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह शासन, सामाजिक विकास, है ना, डिजिटल डिजिटल परिवर्तन और प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार स्कोच ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। स्कोच के हाल ही में स्कोच अवार्ड से किस सीमावर्ती जिले को सम्मानित किया गया है? इसमें एक है राजौरी, लेह, पुंछ और या फिर कठुआ। तो इसका आंसर है सी, है ना, पुंछ को। अच्छा है, देखिए प्रोजेक्ट गंगा ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया शुरू। ये हमारा यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई देगा कि प्रोजेक्ट गंगा से होगा डिजिटल सशक्तिकरण का विस्तार होगा। योगी सरकार गांव को बनाएगी डिजिटल सशक्त। अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख ग्रामीण घर जुड़ेंगे इंटरनेट से। वन ब्रॉडबैंड के जरिए कम से कम 1000 Mbps की मतलब स्पीड मिलेगी, है ना, 1000 Mbps की स्पीड मिलेगी। अब देखिए प्रोजेक्ट, हाँ देखते हैं प्रोजेक्ट गंगा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी और उसके किनारे बसे क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों का समग्र और सशक्त विकास करना है। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य का है? बिहार का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश का। ओके, लद्दाख का पहला, अब देखिए लद्दाख भारत का पहला पूर्ण साक्षर लद्दाख भारत का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी बना है। इसके बाद चंडीगढ़ भारत का दूसरा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला
पहला पूर्ण, ठीक है, देखो पहला कौन सा बना है, लद्दाख, पहला लद्दाख बना है और दूसरा हमारा चंडीगढ़ बना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, पहला पूर्ण साक्षर यूटी लद्दाख की इसकी घोषणा हुई 24 जून, इसकी घोषणा होगी 24 जून 2024 को। दूसरा पूर्ण साक्षर यूटी बनी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की साक्षरता देखो 99.93 है। लद्दाख भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, पूर्ण साक्षर फुल लिटरेट का अर्थ भारत सरकार के ULLAS अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिव लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के अनुसार जब किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 95% या उससे अधिक साक्षरता प्राप्त हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। ये देखिए, ये हमें आपको ये दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर है इधर, हाँ इधर ये क्या है, लेह, लेह इधर चीन से लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है ना, ऊपर अफगानिस्तान से लगता है, तो जम्मू कश्मीर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लद्दाख, पांडिचेरी या फिर दिल्ली। पहले नंबर पर लद्दाख है, दूसरे नंबर पर हमारा चंडीगढ़, इसका आंसर क्या होगा, बी। खेल कूद देख लेते हैं हम, देखो ये हमारी कैप्टन है, 200 मतलब T20I मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर T20 अंतरराष्ट्रीय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है। इनकी उपलब्धि देखते हैं, 200 T20 है ना मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर, इनकी भूमिका है भारतीय महिला क्रिकेटर कप्तान है, भारतीय महिला जो क्रिकेट है ना टीम है उसकी क्या है, कप्तान है। हरमनप्रीत कौर T20 अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है, आपका आंसर आना चाहिए जल्दी से, स्मृति मंधाना, मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर, लैशे पेरी, कौन बनी है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके नेक्स्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल लियोनेल लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के हैं, कुल 18 गोल किए इन्होंने। ओके, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है खिलाड़ी, खिलाड़ी कौन है, लियोनेल मेसी, देश है अर्जेंटीना, कुल गोल 18 किए हैं। और इनका पिछला रिकॉर्ड क्या था, मार्स मार्सोर लाव क्लोसे में 16 गोल किए थे, अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना है, मतलब अर्जेंटीना के हैं, जिनके नाम 18 गोल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, बताओ कौन है, रोसवाल, क्लोजे, रोनाल्डो, नाजारियो, लियोनेल मेसी या किलियन एम्बाप्पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, लियोनेल मेसी। अच्छा, अंडर अंडर 18 एशिया कप भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया। भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने जापान को जो है 1-4 से हराकर अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया। यह मुकाबला जापान के काकामीगा हारा हारा में खेला गया। ओके नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा और, टूर्नामेंट पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा जापान, फाइनल स्कोर रहा 2-4-1 से जापान हार गया। और ये स्थान क्या था, काकामीगाहारा जापान। कप्तान कौन थे, केतन कुशवाहा। मैच की हीरो अश्विर तानी पूर्ति ने हैट्रिक 3 गोल की लगाए और कप्तान कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर 18 एशिया विश्व कप 2026 पुरुष हॉकी टीम का खिताब किस देश ने जीता है, पाकिस्तान ने, जापान ने, भारत ने, दक्षिण कोरिया ने। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं सूचकांक एवं रैंकिंग क्या है, सूचकांक एवं रैंकिंग में देखते हैं, नीति आयोग
शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026। स्कूली शिक्षा में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान किसने हासिल किया है शिक्षा में? पंजाब ने। ठीक है, पंजाबे करी इतिहास, पंजाब भारत में नंबर 1 पर आया है। अब नीति आयोग, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में स्कूल की शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया। पंजाब ने लंबे समय से शीर्ष स्थान पर रहने वाले केरल को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट नीति आयोग एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 और स्थान है पंजाब है। दूसरा स्थान किसका रहा है? अब दूसरे स्थान पर कर दिया इन्होंने, केरल को कर दिया है। फोकस क्षेत्र सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम्स, बुनियादी ढांचा, शिक्षक, प्रशिक्षण, आसान व्यवस्था और शिक्षा में समानता। अच्छा, पंजाब के बेहतर प्रदर्शन के कारण स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल और एविडेंस पहल, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, सरकारी जो स्कूल है ना उनके बुनियादी ढांचे में सुधार, भाषा और गणित में बेहतर सीखने के परिणाम। नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग से क्वेश्चन बन रहा है हमारा। नीति आयोग शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? केरल ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। और दूसरा स्थान किसका रहा हमारा? केरल का। नेक्स्ट देखते हैं, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का कौन सा स्थान रहा? 75वां स्थान, और सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। देखो, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर लगातार पहले स्थान पर रहा। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथोराइजेशन सुविधा प्राप्त है। कितने देशों में? 56 देशों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? 65, 70, 75 या 80? तो इसकी क्या रही है? 75। 75 है ना। नेक्स्ट, भारत का स्थान 127 किस में है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 127। ये फिर से आया था तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेता हूँ एक बार फिर। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में 127वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष 2025 की तुलना में भारत की स्थिति 12 स्थानों की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सीमावर्ती तनाव और आंतरिक संघर्ष जैसे मणिपुर हिंसा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुख्य बिंदु क्या है? शीर्ष 3 सबसे शांतिपूर्ण देशों में क्या है? मैंने याद कराया था आपको ना, मैंने आपको कराया था ना, है ना। ना से एन से क्या होगा? एन से न्यूजीलैंड, ए से आइसलैंड, ए से आयरलैंड, ना, है ना। ये बहुत अच्छे शांति प्रिय देश हैं। दुनिया का सबसे अशांत देश क्या मिला था? सूडान मिला था। दक्षिण एशिया में स्थित भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, 16वां इसका रेगिस्तान है, जबकि अफगानिस्तान की स्थिति सबसे खराब है, 157। 157। अच्छा, प्रेस, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें देखते हैं 2026 की रिपोर्ट क्या कह रही है, भारत के लिए कह रही है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 57वां स्थान दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत को अत्यंत गंभीर, वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया है और पत्रकारों पर बढ़ते कानूनी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के उपयोग पर चिंता जताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा शीर्ष देश नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, मतलब पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, बना हुआ है, जिसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया का स्थान आता है। अच्छा, अंतिम स्थान किसको मिला है? इटरिया को मिला है, लगातार तीसरे वर्ष के सूचकांक में 180 में भी सबसे नीचे रहा है, सबसे निचले पायदान। अच्छा, पर्यावरण जीआई टैग देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सोबा रामसर साइट उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। भारत का सोबा और यूपी का 13वां रामसर स्थल है। ये मैंने फोटो लगा दिया, पीडीएफ देखोगे आप देख सकते हो ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम पे मिलेगी। चलो, भारत का सोबा रामसर स्थल, क्वेश्चन लगा लेते हैं। भारत का सोबा रामसर स्थल कौन सा है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य,
सूर्यताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्यताल जयप्रकाश नारायण। खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये देखो क्या है, ये आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये इमली है ना, ये है इमली। अच्छा खुरासानी, तो खुरासानी इमली जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य से संबंधित है ये हमारी, बताओ? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बोतारा से लाए गए 9 नए चीतों को यहाँ छोड़ा गया है। ठीक है, देखते हैं। बोस्तवाना से लाए गए 9 नए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? देखो हमसे बताना है किस राज्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में या फिर पेंच में? तो कहाँ पर छोड़ा गया है? कूनो। ये कूनो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, हम थोड़ा सा न्यूज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये है एक व्यक्ति है ना, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलो इसका हम क्वेश्चन देंगे। जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री मंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है? ये फ्रांस के हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, जर्मनी के हैं या फिर कनाडा के हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा किर्गिस्तान से एक न्यूज बनी है। किर्गिस्तान पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एनएस यूएन यूएनएससी का स्थायी अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया। इसका कार्यकाल रहेगा किर्गिस्तान का 2027-2028। देखो किर्गिस्तान ये है, सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल एशिया में मिलेगा आपको। यहाँ पर किर्गिस्तान से लगा हुआ है, चाइना बॉर्डर लगाता है, ताजिकिस्तान बॉर्डर लगाता है, उज्बेकिस्तान बॉर्डर लगाता है और कौन सा किर्गिस्तान बॉर्डर लगाता है। तो किर्गिस्तान तो ये है, ताजिकिस्तान बॉर्डर लगाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परिषद के लिए कौन सा देश चुना गया? कौन सा? कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, किर्गिस्तान। नेक्स्ट, चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान व्हेल फॉल इकोसिस्टम की खोज की। चीन के वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, 53 लाख साल पुराना व्हेल कब्रिस्तान मिला हिंद महासागर में। विशेष तथ्य क्या है? समुद्र की गहराई में बड़ी संख्या में व्हेल के कंकाल पाए गए हैं। यह खोज गहरे समुद्री परिस्थिति के तंत्र डीप सी इकोसिस्टम को समझने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्हेल कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, व्हेल ग्रेवयार्ड क्या है? जब व्हेल की मृत्यु हो जाती है तो उसका विशाल शरीर समुद्र तल पर पहुंच जाता है, इसे व्हेल फॉल कहा जाता है। इसका शरीर कई वर्षों तक मतलब हजारों समुद्री जीवों के लिए भोजन का स्रोत बना रहता है। यह गहरे समुद्र में जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान की खोज किस महासागर में हुई है? हिंद प्रशांत महासागर में या अटलांटिक ओशन में? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में? तो कहाँ हुई है? आई थिंक प्रशांत महासागर में। ठीक है, सॉरी हिंद महासागर में, हाँ हिंद महासागर, हिंद महासागर इंडियन ओशन। चलो अब ये क्वेश्चन था आपका, कल का क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 61वां, 63वां, 65वां या 71वां? जल्दी आंसर बताओ, इसका क्या होगा? अच्छा आंसर, चलो ठीक है, दिख गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा मिला है? 65वां स्थान मिला है। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है ये। नेक्स्ट, किस देश के प्रशासनिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये आपका आंसर है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। ये है वैसे कल जो पढ़ाया था उसका क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है, कल इसका जवाब बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आने वाले स्टेट वाइज भी रखेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय